आज हम लोग देखेंगे कौटिल्य या विष्णुगुप्त और चाणक्य भी इनको कहते हैं, ठीक है ना। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य भी इनको कहते हैं, ठीक है। कौटिल्य इनका नाम कैसे पड़ा यह देखते हैं। तो कौटिल्य इनका नाम कैसे पड़ा, इनकी कुटिल नीतियों के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा है, ठीक है। और विष्णुगुप्त कैसे पड़ा, इनका प्रशासनिक रूप से, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ जब यह प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे तब उनका नाम विष्णुगुप्त नाम दिया गया प्रशासनिक रूप से। चाणक्य इनको कैसे नाम दिया गया, तो चाणक्य इनके गुरु का नाम चणक था, इसलिए इनको चाणक्य कहा गया, ऐसी कहावतें मिलती हैं। और इनका और ये भी मिलता है कि इनकी गुरु चाणक्य थे, इसलिए इनका नाम चणक थे, इसलिए इनका नाम चाणक्य हुआ। और यह चणक गोत्र के थे, इसलिए इनका नाम भी चाणक्य पड़ा है, ठीक है। इनका जन्म स्थान 350 से 270 BC मिलता है ना। तो यह 350 से 270 BC ये किताबों में मिलता है, ठीक है। ये सत्य है कि असत्य, यह है अभी कोई वो नहीं हुआ है कन्फर्म है। तो और यह है तक्षशिला में आचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे। तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में वहाँ पे वह है आचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जो क्या था, हिंदकुश दर्रा है, तो वहाँ पास सिकंदर जो था, तो सिकंदर क्या कर रहा था, सिकंदर के आक्रमण की, सिकंदर आक्रमण का प्लान बना रहा था, ठीक है। तो सिकंदर आक्रमण का प्लान बना रहा था, तो वहाँ पे घनानंद का शासन था। तो इन्होंने घनानंद से कहा था कि आप अपनी सेना को मजबूत कर लीजिए और सतर्क हो जाइए, क्योंकि सिकंदर जो कि यूनान का शासक है वो बहुत ही मजबूत है। 356 BC में उसने आक्रमण किया था भारत में घनानंद पे, ठीक है। तो आप सतर्क हो जाइए। तो वह घनानंद ने इनकी इंसल्ट करके, बेइज्जत करके इन्हें क्या कर दिया था, अपने राज्य से बेदखल कर दिया था। तो यह आकर के जंगल में बस गए थे। और इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक मैं घनानंद के शासन को समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, अपनी चुटिया को नहीं बांधूंगा। तब से फिर उन्होंने प्रण ले लिया था कि घनानंद के शासन को हमें समाप्त करना है, ठीक है। यहाँ पे 356 BC में सिकंदर ने आक्रमण किया था, भारत में आक्रमण करने का प्लान बनाया था, ठीक है। यह हुआ। फिर यह आकर के क्या किया, कौटिल्य ने आकर के जंगलों में निवास करने लगे। यहाँ पे जंगलों में निवास करने लगे। फिर वहाँ पे उन्होंने एक बालक जिसका नाम चंद्रगुप्त था उससे मिले और उसे शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया। और फिर क्या किया उन्होंने, यह घनानंद के खिलाफ षड्यंत्र रचा और घनानंद को पराजित करने का प्लान बनाया, ठीक है। लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ प्लान बना के उन पे आक्रमण किया घनानंद पे। लेकिन घनानंद का उस समय पे सबसे बड़ी सेना थी और सबसे बड़ा वहाँ का राजा था उस समय पे, ठीक है। तो घनानंद ने जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त ने जब घनानंद पे आक्रमण किया तो क्या किया, घनानंद ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित कर दिया, ठीक है। फिर ये दोनों चंद्रगुप्त और कौटिल्य दोनों ने मिलकर के क्या किया, कहाँ आए, जंगल में आकर के फिर जब भागते हुए आए, जब पराजित हो गए तो भागते हुए जंगलों में आए, वहाँ निवास करने लगे। फिर उन्होंने एक महिला को देखा कि वह अपने बच्चे को क्या कर रही है, खिचड़ी बना करके एक थाली में दे रही है, ठीक है, पूरे थाली में दे रही है। तो वहाँ पे थाली में क्या हुआ कि वह थाली जो थी गर्म थी, पूरी जो खिचड़ी थी गर्म थी पूरे थाली में, ठीक है। तो वह बच्चे ने क्या किया कि बीच में क्या कर दिया, हाथ डाल दिया, तो उससे वह जल गया बच्चे का हाथ जो था वह जल गया। तो इससे उन्होंने क्या किया कि कौटिल्य और चंद्रगुप्त ने
सोचा कि अगर हम बीच में घनानंद को बीच से आक्रमण करते हैं, तो वहाँ से उन्होंने रणनीति बनाई कि अगर हम बीच में घनानंद के शासन में आक्रमण करते हैं तो हम हमेशा पराजित हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, साइड से क्या किया, घनानंद के शासन को समाप्त करने का प्लान बनाया। तो फिर वह धीरे धीरे करके घनानंद के शासन को समाप्त कर दिया। फिर यह हो गई, ये कहानी थी इनकी कौटिल्य की, विष्णुगुप्त की। अब इनकी जन्म था 350 से 270 BC, ठीक है, में मिलता है। अर्थशास्त्र के बारे में देखते हैं, तो ये 3 मार्कर में क्वेश्चन दो 3 बार आ चुका है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के बारे में 3 मार्कर में आता है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, रचयिता कौन थे इसके, रचयिता हम लिख देते हैं कौटिल्य थे, ठीक है। रचयिता कौन थे, कौटिल्य थे, यह हम लिख देते हैं। अब यह 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभाजित है। और यह अर्थशास्त्र, इसका नाम जरूर है अर्थशास्त्र, लेकिन यह किसकी पुस्तक है, राजनीति की पुस्तक है। तो हम इस पे क्या लिख देंगे, विषय लिखेंगे, और विषय लिख देंगे राजनीति पर आधारित, विषय राजनीति पर आधारित, यह लिख देंगे, ठीक है। यह हो गया। अब हम कौटिल्य के प्रमुख विचार के बारे में देखेंगे कि कौटिल्य के विचार कौन कौन से हैं। तो राज संबंधी विचार उन्होंने दिया है, कूटनीति विदेश नीति संबंधी विचार दिया है, भ्रष्टाचार संबंधी विचार दिया है, और सामाजिक एवं धर्म संबंधी विचार दिया है। अब राज संबंधी विचार है इनके। तो राज संबंधी विचार के बारे में हम लोग उत्पत्ति के बारे में देखेंगे, उद्देश्य के बारे में देखेंगे, और साव्य और सप्तांग सिद्धांत के बारे में देखेंगे, और राजा किस प्रकार से, राजा के बारे में देखेंगे कि राजा के अंदर कुछ शिक्षा और गुण होने चाहिए, ठीक है। शिक्षित होना चाहिए, वह विवेकशील होना चाहिए, प्रजा का कल्याण करने वाला होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, ठीक है। ये राजा में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए एक प्रकार से तो कहा जाए तो। और उसके पास अमात्य और जो मंत्री होने चाहिए वह भी शिक्षित और बहुत ही योग्य होने चाहिए, जिससे वह अपने राज्य का संचालन अच्छी तरह से कर सके, और इनके परामर्श को मानते हुए क्या करे कि राज्य को सुचारू रूप से चला सके। यह हो गया। अब हम राज्य संबंधी विचार देखेंगे। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हम लोग देखते हैं तो कौटिल्य के क्या विचार है। तो कौटिल्य से पहले भी राज्य रहा होगा, तो यह हम लोग देख सकते हैं कि कौटिल्य से पहले राज था, तो वहाँ पे क्या अवधारणा थी, क्या मान्यता थी कि वहाँ पे दैवी उत्पत्ति को मान्यता दी जा रही थी। मतलब जो राजा होता है वह देवों के द्वारा बनाया जाता है, देवताओं के द्वारा बनाया जाता है, वह देवताओं के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। मतलब वह पैदा ही होता है राजा, ठीक है ना। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या था कि वह राजा पैदा ही होता है। तो प्राकृतिक पाषाण, फिर क्या हुआ, प्राकृतिक सिद्धांत आया। प्राकृतिक सिद्धांत कब आया, पाषाण समय पे। तो उस समय क्या चल रहा था, मत्स्य न्याय चल रहा था, मत्स्य न्याय और अराजकता चल रही थी। मत्स्य न्याय का मतलब है कि बड़ी मछली क्या है, छोटी मछली को खा जाती है, और यह भी है कि सबल निर्बल को हमेशा दबा के रखते हैं। तो यही सिद्धांत यही मत्स्य न्याय में यही चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है ना। अराजकता भी चल रही थी। अराजकता क्या है कि कोई नियम कानून नहीं है, कोई जो भी मन कर रहा है, जिसको जो मार रहा है, और ऐसे ही अराजकता की स्थिति बनी हुई थी मनुष्यों के उसमें, ठीक है ना, सभी लोगों में। तो फिर नवपाषाण आया, जिसमें नवपाषाण में क्या हुआ, नवपाषाण में आप लोगों को पता है कि खेती करना सीखा लोगों ने। तो खेती से क्या आया कि स्थायित्व आया, खेती किया, उससे संपत्ति बनाई। तो फिर क्या हुआ, मनुष्यों में एक संपत्ति और स्थायित्व की भावना आई। तो मनुष्यों ने क्या किया, मनुष्यों ने आपस में मिलकर बैठे हुए थे चौपाल के नीचे। तो उन्होंने क्या किया, जब यह चोरी और डकैती हो रही थी, तो नवपाषाण काल में उन्होंने समझौता किया, जिसे सामाजिक समझौता कहा गया। क्या कहा गया, सामाजिक समझौता कहा गया, सामाजिक समझौता कहा गया। तो इसमें क्या हुआ, जनता और जनता के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ। जनता और जनता के मध्य समझौता हुआ, और जनता और जनता के मध्य समझौता हुआ कि इससे हम कैसे निपटें इस प्रॉब्लम से। तो क्या हुआ, जनता और जनता के मध्य समझौता हुआ कि इससे हमें निपटना है, हमें हमारी संपत्ति और क्या है, जीवन की सुरक्षा करना है। तो हमें एक स्थायित्व
की भावना पैदा करना है तो हमें एक राजा की ज़रूरत होगी जो हमें क्या करे, हमारी संपत्ति की और जीवन की सुरक्षा कर सके। तो जनता और जनता में समझौता हुआ। तो फिर उस समय मनु जो पहला राजा था, मनु और जनता के मध्य समझौता हुआ। मनु को क्या किया गया, राजा बना दिया गया। तो मनु को राजा बनाने का प्लान बनाया गया। तो मनु ने कहा कि मैं राजा तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरा जीवन यापन कैसा होगा? आप लोग तो क्या करेंगे, खेती करेंगे, तो उससे आप लोग अपना जीवन अच्छे से करेंगे, मैं खाऊंगा क्या, मैं रहूंगा कैसे? तो जनता ने कहा कि आप क्या करेंगे, मनु को कि आप हमारी संपत्ति और जीवन की सुरक्षा करेंगे। तो जीवन की सुरक्षा, ठीक है, जीवन की सुरक्षा करेंगे। तो किसानों ने क्या कहा कि हम 1/6 भाग, 1/6 भाग कृषि का 1/6 भाग क्या देंगे, आपको कर देंगे। तो जिससे आपका जीवन यापन भी होगा, आपका कार्य भी चलेगा। और व्यापारियों ने क्या कहा कि हम 1/10 भाग अपने व्यापार करने के बाद जो हमें फायदा होगा उसका हम 1/10वां भाग मनु को देंगे। तो इससे क्या होगा, मनु को देंगे तो मनु का जीवन यापन भी होगा। लेकिन यह शर्त रखी कि हम यह तभी देंगे जब हमारी क्या होगा, संपत्ति और जीवन की सुरक्षा होगी, तभी हम आपको 1/10वां भाग व्यापारी लोग देंगे, 1/6वां भाग कौन देगा, किसान लोग देंगे, ठीक है ना। तो यह सामाजिक समझौता का सिद्धांत था। तो यह भी कौटिल्य का सामाजिक समझौता का सिद्धांत है। तो यह भी पेपर में 3 मार्कर में आ जा सकता है कि कौटिल्य का सामाजिक समझौता क्या है, कि जनता और जनता के मध्य समझौता हुआ। तो फिर जनता और जनता के मध्य समझौता हुआ, जिससे क्या हुआ, मनु को राजा बनाया गया, जो कि यह शर्त रखी गई कि संपत्ति और जीवन की सुरक्षा मनु राजा जो करेंगे तो उन्हें कृषि का 1/6 भाग और व्यापार का 1/10 भाग हम क्या करेंगे, मनु को उनको देंगे। तो उन्होंने यह कार्य करना क्या किया, समझौता किया। और इस प्रकार से वहाँ से राज्य की अवधारणा का उदय हुआ। राज्य की अवधारणा का उदय हुआ। इस प्रकार की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। अब हम क्या पढ़ेंगे, राज्य का उद्देश्य पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य के उद्देश्य के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले कैसा था, मनु और जनता के मध्य जो समझौता हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, पुलिस राज्य का समझौता हुआ था कि पुलिस व्यवस्था जो थी मनु के समय में, तो वह क्या करेगा, शांति और व्यवस्था स्थापित करेगी और संपत्ति की सुरक्षा करेगी और जीवन की सुरक्षा करेगी, जो जनता की थी, है ना। तो यह क्या था, पहले था, कौटिल्य से पहले का जो राज्य की व्यवस्था थी। तो कौटिल्य से पहले भी राज्य रहा होगा। तो कौटिल्य से पहले की राज्य की व्यवस्था क्या थी, पुलिस राज्य था, जो कि शांति एवं व्यवस्था स्थापित करती थी और सुरक्षा स्थापित करती थी, ठीक है। तो कौटिल्य जब आए तो इन्होंने क्या किया, पुलिस राज्य को एकदम मतलब कैंसिल कर दिया। उन्होंने नकार दिया कि पुलिस राज्य की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कौटिल्य का राज्य कैसा होगा, लोक कल्याणकारी राज्य होगा। कैसा होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की उन्होंने प्रस्ताव रखा था, ठीक है, या फिर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी उन्होंने। तो लोक कल्याणकारी राज्य के क्या हो गए, वह प्रत्येक व्यक्ति का विकास करेगा। लोक कल्याणकारी राज्य का तो यही उद्देश्य होता है ना, जैसे अभी वर्तमान में भी तो है, प्रत्येक व्यक्ति का विकास करेगा। कौन करेगा, राज्य। प्रत्येक व्यक्ति का विकास करेगा, कौन करेगा, राज्य करेगा प्रत्येक व्यक्ति का विकास, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास करेगा राज्य। और क्या होगा इसके तहत, ठीक है, ये हो गया, प्रत्येक व्यक्ति का विकास करेगा। और राज्य में क्या होना चाहिए, संसाधन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। संसाधन से तात्पर्य क्या होगा, भूमि, और क्या होना चाहिए, कोष। भूमि और कोष, जमीन होगी तो वहाँ पे जनता रहेगी, तो उससे वह कृषि करेंगे और अपने जीवन की जो
खाद्य पदार्थ है उसका उत्पादन करेंगे और खुद की आजीविका का साधन और खाने के लिए संपूर्ण रूप से आहार प्राप्त होगी। तो व्यक्ति का तो यही उद्देश्य है ना कि उसको पेट भर खाना मिले, सुरक्षा हो उसकी। और राज्य का क्या होगा, कोष की व्यवस्था करेगा। राज्य क्या करेगा, कोष की व्यवस्था करेगा, ठीक है। उसके पास संपूर्ण कोष होना चाहिए एक लोक कल्याणकारी राज्य में, है ना। तो इसका यही तो उद्देश्य होता है, लोक कल्याणकारी राज्य की संसाधन उसके पास संपूर्ण रूप से हो, भरपूर मात्रा में संसाधन हो, भूमि हो, कोष हो, ठीक है। और क्या होगा, कोष होगा, ठीक है। संसाधन उसके पास पूर्ण रूप से उपस्थित हो, मतलब जितना उसे राज्य को चाहिए उतना वह पूरा हो, ठीक है। और राज्य के क्या होंगे, कौटिल्य के अनुसार राज्य की क्या है कि राज्य के पास क्या होना चाहिए, भूमि होनी चाहिए, जिससे वहाँ पे लोग रह सकें और अपनी आजीविका के लिए कृषि कर सकें और वहाँ पे अपना जीवन यापन कर सकें, है ना। भूमि ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और कोष होना चाहिए, जैसे ये संसाधन लोक कल्याणकारी राज्य का जो कौटिल्य के अनुसार है, लोक कल्याणकारी राज्य की जो उन्होंने विकास किया था या फिर सोचा था, ठीक है ना। और क्या होगा, जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो, ठीक है। भूमि हो और जनता जो कि जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो सके पूर्ण रूप से, आवश्यकता की पूर्ति हो, जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो इस प्रकार के राज्य की संकल्पना करते हैं कौन, कौटिल्य करते हैं। तो जो कि राज्य होगा, राज्य की भूमि होगी, राज्य के पास संपूर्ण रूप से भरपूर मात्रा में भूमि होनी चाहिए और जो कि जनता की आवश्यकता की पूर्ति करेगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, ठीक है। तो यह प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो जिससे, ठीक है, संसाधन हो, भूमि हो और कोष हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साबिया रूप, जो कि साबिया रूप और सप्तांग सिद्धांत, जो कि क्या है, कौटिल्य के साबिया रूप हैं और सप्तांग सिद्धांत जो कि 7 हैं। साबिया रूप में क्या किया गया है, मनुष्य से तुलना की गई है, मनुष्य के शरीर से साबिया रूप में तुलना की गई है, ठीक है। साबिया रूप में देखते हैं तो क्या है साबिया रूप, साबिया रूप, साबिया रूप में क्या तुलना की गई है, मनुष्य से तुलना की गई है ना। जो भी राज्य के अंग होते हैं, 7 अंगों के बारे में किसने, 7 अंग के बारे में कौटिल्य ने बताया है। तो मनुष्य की के शरीर से तुलना की गई है साबिया रूप में। तो सिर से राजा की तुलना की गई है, जो कि सिर सबसे प्रधान होता है, तो राजा भी किसी भी राज्य के लिए सबसे प्रधान होता है, ठीक है। जो कि गुणवान और विवेकशील, श्रेष्ठ गुण वाला और धैर्यवान, साहसी, शस्त्र अस्त्र का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, ठीक है। प्रजा का कल्याण करने वाला होना चाहिए। आँख की तुलना अमात्य से की गई है, जो कि आँख ही तो देखेगा ना, अमात्य की आँख से तुलना अमात्य की गई है। तो आँख देखेगा क्या, राज्य के बारे में क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, जैसे भी है ना, वहाँ के कार्य करने के लिए। मुख की तुलना किससे की गई है, कोष से की गई है, जो कि कोष किसमें, राज्य के लिए सर्वप्रमुख होता है। कोष होगा तभी तो राज्य का जो राज्य होगा एक शक्तिशाली होगा, और कोष होगा तो उसके मित्र भी बने रहेंगे, आसपास के लोग भी मित्र बने रहेंगे, और जो सेना भी रहेगी उनके फेवर में रहेगी, सेना को वेतन भी सही समय से दिया जाएगा। तो ठीक है। कान की तुलना किससे की गई है, मित्र से की गई है। भुजा की तुलना, कान की तुलना मित्र से की गई। कान हमेशा जैसे मित्र की तरह होते हैं। मित्र जो होते हैं वह जो आसपास के जो राज्य रहते हैं उनके वह षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना, राज्य के राजा को, ठीक है ना। तो मित्र की तुलना कान से की गई। भुजा की तुलना दुर्ग या किले से की गई। तो भुजा जो होते हैं मजबूत होते हैं, हमेशा मजबूत होते हैं। दुर्ग भी मजबूत होते हैं। तो वह दुर्ग अगर जितना मजबूत होगा उतने क्या होंगे, उतना राज्य शक्तिशाली होगा और वहाँ का राजा भी शक्तिशाली होगा और क्या होगा, राज्य की सुरक्षा हो सकेगी, ठीक है। जांघ या पैर की तुलना किससे की गई है, जनपद से की गई है, जो कि जनपद से की गई, जो कि जमीन और जनता होते हैं। जनपद का मतलब जमीन और जनता होती है, ठीक है। जैसे जांघ और पैर से जनता, जांघ और पैर जैसे फीमर जो हमारे पैर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो उससे की गई है। तो क्योंकि वह ही तो हमें
क्या जनपद या जमीन ही तो हमें खड़ा रखती है एक राज्य को स्थिर रूप से, ठीक है ना। तो जनपद से की गई जांघ या पैर की मस्तिष्क की तुलना किससे की गई, सेना और दंड से की गई, जो क्योंकि मस्तिष्क सेना होगी हमारी तो क्या होगा, आसपास के राज्य भी हमारे क्या बने रहेंगे, मित्र बने रहेंगे, और जो मित्र शत्रु रहते हैं वह भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि जान जाते हैं अगर सेना उनकी मजबूत है तो उन्हें यह पता रहता है कि अब हमें इनका मित्र बन जाना चाहिए, क्योंकि इनसे हम क्या हो सकता है, टक्कर ले नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो मित्र हैं तो वो मित्र रहेंगे, जो शत्रु हैं वह शत्रु भी, सेना अगर मजबूत है तो वह हमारे शत्रु बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया, कौटिल्य का सावयव रूप हो गया। अब सप्तांग सिद्धांत होंगे। सप्तांग सिद्धांत का मतलब 7 अंग, ठीक है, 7 अंग से है कौटिल्य के 7 अंग, जो कि ये है, राजा है, अमात्य है, कोश है, मित्र है, दुर्ग या किले हैं, जनपद है, जमीन है, जनता है, सेना है या दंड है, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत में यह है। तो राजा कैसा होगा, गुणवान, ठीक है, विवेकशील, प्रजा कल्याण करने वाला। अमात्य मंत्रिपरिषद होगी जो कि राजा की एक मंत्रिपरिषद होगी, जो कि राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा को क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे या फिर सलाह देंगे। कोश जो कि महत्वपूर्ण ही है, तो किसी भी राज्य को मजबूत और चलाने के लिए कोश की आवश्यकता होती है सर्वाधिक। मित्र तो आसपास होंगे ही, तो वह क्या करेंगे, आसपास के राज्यों से हमारी अगर कोई षड्यंत्र रचता है तो उसके बारे में हमें खबर करेंगे। यह गुप्तचर का भी कार्य करते हैं, जो मित्र होते हैं गुप्तचर का भी कार्य करते हैं। दुर्ग या किले तो मजबूत होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में सप्तांग सिद्धांत के बारे में देखेंगे।